हाय एवरीवन। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने यहां तक पढ़ा था द अमेरिकन सिविल वॉर का जो कॉजेस था उसका 2 पॉइंट था। ओके, आज हम लोग इस 2 पॉइंट से आगे जो है और चलने की कोशिश करेंगे। और 2 पॉइंट के आगे चलने से पहले, डिस्कस करने से पहले बस वही बात कि अगर आप लोग अभी तक सब्सक्राइब अगर नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा जल्दी। ओके, अब हम लोग आते हैं कॉजेस में। कॉजेस का जो 3rd पॉइंट था, खास करके अगर आप लोग देखें वहां पे, तो उसमें दिया गया था कि द इशू ऑफ द स्लेवरी वाज द क्रूशियल पॉइंट्स ऑफ द डिस्टिंक्शन बिटवीन द नॉर्थ एंड द साउथ। कहते हैं कि उस समय में अगर हम लोग बात करते हैं इशू ऑफ स्लेवरी का, अब बात आती है स्लेवरी का मतलब क्या होता है। तो स्लेवरी का मतलब हम लोग बढ़िया से ही जानते हैं, एक तरह से दास प्रथा जिसको कहा जाता था, नौकर जिसको कहा जाता था, जो कि किसी के अंडर में काम किया करता था। ये एक तरह से क्रूशियल पॉइंट उस समय में था। और डिसेंशन थी। डिसेंशन का मतलब होता है क्या चीज कि डिसएग्रीमेंट दैट लीड्स टू द डिस्कार्ड, मतलब एक तरह से ऐसा एग्रीमेंट जो डिस्कार्ड को लीड करता है। और अगर वैसे हिंदी में देखें तो इसको एक तरह से विभेद के नाम से भी जाना जाता है। तो ये नॉर्थ वाले से भी और साउथ में भी जो था ना, इस पॉइंट को लेकर के एक तरह से उस समय में विभेद वगैरह चल रहा था ना। अब क्या होता है कि स्लेवरी हैड एग्जिस्टेड इन द अमेरिका लॉन्ग बिफोर द अमेरिकन वॉर ऑफ द इंडिपेंडेंस। कहते हैं कि अगर हम लोग बात करते हैं ना इस स्लेवरी का, तो उस समय में अमेरिका में जो था ना, ये बहुत दिनों से ही एक तरह से चलते आ रहा था। मतलब अमेरिकन जो सिविल वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था, उससे पहले से ही ये स्लेवरी जो था एक तरह से अमेरिका में चलते आ रहा था। अब आते हम लोग कि बाय द एंड ऑफ द अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस मोस्ट नॉर्दर्न स्टेट हैड एबोलिश्ड the institutions of the slavery because they needed free labor to work in the factories। अब यहां पर बात आती है कि अगर हम लोग बात करते हैं कहां की, तो नॉर्दर्न स्टेट की। अगर नॉर्दर्न स्टेट की अगर हम लोग बात करते ना, तो ये एक तरह से कहा गया था कि वो एबोलिश कर चुके थे इंस्टीट्यूशन ऑफ स्लेवरी का, क्योंकि उनको जरूरत थी फ्री लेबर का। मतलब जो लेबर एक तरह से फ्री होकर के काम कर सके, टू वर्क इन द फैक्ट्रीज के अंदर में। अब स्लेवरी however the continue to be the grow and the flourish in the plantation economy of the south। लेकिन और है क्या कि यहां पर में कि ये जो स्लेवरी था ना, एक तरह से वो एक तरह से कहते हैं कि ये और आगे की तरफ बढ़ते जा रहा था। मतलब फ्री लेबर तो वो लोग चाहते थे, लेकिन स्लेवरी जो था वो कंटिन्यू था, ग्रो हो रहा था, मतलब बाहर की तरफ बढ़ते चला जा रहा था और फ्लोरिश हो रहा था। वो लोग प्लांटेशन एक तरह से, मतलब इकोनॉमी ऑफ द साउथ में जो था उसके लिए इसकी जरूरत पड़ती थी, स्लेवरी की जरूरत पड़ती थी। स्लैब दस बिकेम द इकोनॉमिकली इंडिस्पेंसेबल फॉर द सदर्न स्टेट। और अगर हम लोग स्लेवरी की बात करते हैं तो सदर्न स्टेट के लिए ये एक तरह से क्या था उस समय में, तो इकोनॉमिक पोजीशंस के लिए अगर हम लोग देखें साउथ स्लैब में, तो ये ना एक तरह से इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंशियल हो चुका था सदर्न स्टेट में। एंड द स्लैब्स वेयर द इंटरेस्ट टॉर्चर। कहते हैं कि उस समय में जो स्लैब्स वगैरह थे ना, जो नौकर दास वगैरह सब थे, उन लोगों को ना एक तरह से टॉर्चर किया जाता था एंड ट्रीटेड लाइक द पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ स्लैब ओनर्स। और जो स्लैब ओनर हुआ करते थे ना, वो लोग स्लैब को उस तरह से एक तरह से ट्रीट करते थे, जैसे मतलब उसको जैसे वो लोग खरीद के लाया हुआ हो, चाहे जो भी हो, उस तरह का वो लोग उस तरह के साथ में व्यवहार करते थे। उनको टॉर्चर किया जाता था, ट्रीट किए जाते थे एकदम पर्सनल प्रॉपर्टी की तरह। उसको जो था ना, स्लैब ओनर जो हुआ करते थे, वो लोग उनको ट्रीट करते थे। नाउ दे कुड बी ऑक्शंस एंड ब्रॉट एंड द सोल्ड ऑल द विल ऑफ देयर द ओनर। कहते हैं कि उनको एक तरह से ऑक्शंस किया जाता था। ऑक्शन का मतलब हम लोग भी समझ ले इसमें कि सेल और द ऑफर फॉर सेल एट एन ऑक्शन। मतलब कहते हैं कि एक आदमी को जिस तरह से सेल करना, मतलब बेचना जिसको कहते हैं, और वैसे अगर हम लोग चले तो हिंदी में इसको एक तरह से नीलाम कहना कहते हैं। ऑक्शंस का मतलब होता है नीलाम करना। तो जो वहां पर में उस समय में खास करके ये लोग क्या करते थे, जो स्लैब ओनर वगैरह होते थे ना, ये लोग क्या करते थे, दे कुड बी द ऑक्शंस। उनको ये लोग ऑक्शंस करते थे एंड बॉट एंड द सोल्ड एट विल। और उनको ना खरीदते थे चाहे बेचते थे, विल ऑफ देयर ओनर, उनके मालिक के हिसाब से लोग अपना अपना काम क्या करता था। एंड दे वेयर kept in the unhygienic condition। और इतना ही नहीं, इन लोगों को एक तरह से रखा जाता था कैसे, तो जो अनहाइजीनिक कंडीशन था ना उसमें, एंड वेयर द पुअरली फेड। और इतना ही नहीं, खाने के लिए भी ना इन लोगों को उस तरह का खाना वगैरह भी नहीं मिलता था, पुअरली फेड किया जाता था। स्लैब्स वेयर नॉट द अलाउड टू रीड और द राइट। इतना ही नहीं, जो स्लैब्स हुआ करते थे वो लोग ना रीड कर सकते थे ना राइट कर सकते थे। एंड any attempt to read the Bible was met with the cruel punishment। और अगर किसी ने कोशिश भी किया
इस तरह से पढ़ने लिखने का, बाइबल वगैरह सबको, तो उनको ना क्रूअल पनिशमेंट दी जाती थी। एंड द नॉर्दर्न स्टेट felt that slavery was a social injustice and should be the abolished। अब क्या हुआ कि जो नॉर्दर्न स्टेट था वो एक तरह से ये फील्ड करने लगा कि ये जो स्लैवरी है ना वो सोशल इनजस्टिस है और इसको शुड बी एबोलिश, मतलब जितना जल्दी हो सके इसको खत्म किया जाए। द एबोलिशनिस्ट मूवमेंट वाज लीड बाय द विलियम लियॉर्ड गैरिसन। और ये जो एक तरह से एबोलिश का जो एक तरह से ये मूवमेंट चला था ना उस समय में, वो लीड किया जाता था विलियम लियॉर्ड गैरिसन के द्वारा। एंड ही फाउंडेड द अमेरिकन एंटी सोसाइटी, ये एंटी स्लेवरी सोसाइटी। और बाद में यही इन्होंने ही क्या किया, तो अमेरिकन एंटी स्लेवरी सोसाइटी को भी एक तरह से फॉर्म किया। तो ये आपका थर्ड पॉइंट यहां तक का हो चुका था। अब हम लोग आएंगे अगला पॉइंट में। अब हम लोग आते हैं अगला पॉइंट में, कहते हैं कि एज द नेशन ग्रू इन द साइज, जैसे जैसे नेशन जो था एक तरह से ग्रू होने लगा साइज में, मतलब एक तरह से बड़ा होने लगा। मेनी अमेरिकन माइग्रेटेड वेस्टवर्ड, जितने बहुत सारे ऐसे मतलब अमेरिकन थे वो लोग वेस्टवर्ड की तरफ ना बढ़ने लगे। एंड दिस वेस्टवर्ड एक्सपांशन, ये जो वेस्टवर्ड एक्सपांशन था एक तरह से रिजल्टेड इन अ मेनी न्यू टेरिटरीज, जिससे क्या होता है, तो वेस्टवर्ड जो एक्सपांशन था ना उससे रिजल्ट क्या होता है कि बहुत सारे न्यू जो टेरिटरीज वगैरह थे वहां पर में वो एडेड होने लगा टू द यूनाइटेड स्टेट में, मतलब यूनाइटेड स्टेट के अंदर में बहुत सारे ऐसे जो न्यू ये सब थे टेरिटरीज वगैरह थे, ये सब क्या होने लगा, तो ऐड होने लगा। नाउ व्हाई द साउथ वाज in a favor of the spreading the slavery to be the nearly acquired the western territories। कहते हैं कि उस समय में अगर हम लोग बात करते हैं ना तो साउथ का, तो साउथ जो था एक तरह से फेवर में था। किसके फेवर में था, तो स्प्रेडिंग स्लेवरी के मतलब फिर इसमें था, उसके अवध में था। स्प्रेडिंग स्लेवरी को लेकर वो लोग चलना चाहते थे टू द न्यू एक्वायर्ड वेस्टर्न टेरिटरीज, और वो उस तरह से ना वेस्टर्न टेरिटरीज को ना एक्वायर करना चाहते थे। एंड द नॉर्थ वाज, अगर हम लोग नॉर्थ की बात करते हैं तो अगेंस्ट द स्पीड ऑफ द स्लेवरी, ये लोग जो थे ना एक तरह से अगेंस्ट था। किसका अगेंस्ट में था, तो वहां पर में जो मतलब स्लेवरी स्पीडिंग हो रही थी उसका टू द न्यू टेरिटरीज के लिए। अब यहां पर में बात क्लियर हो जाता है कि जो साउथ टेरिटरीज था एक तरह से साउथ का जो पॉइंट था वो इस बात को लेकर के जब वेस्टवर्ड एक्सपांशन होता है तो स्लेवरी को वो लोग और स्पीड करना चाहता है, लेकिन नॉर्थ जो रहता है वो ठीक इसके विपरीत यानी कि उसके खिलाफ चलते हैं। अब जो हम लोग आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, तो नेक्स्ट पॉइंट में दिया गया कि अनदर प्रेसिंग इशू वाज द क्वेश्चन ऑफ स्टेट राइट्स। अब जो अगला जो था एक तरह से प्रेसिंग जो था ना वो इशू था क्या चीज का, तो एक तरह से स्टेट राइट्स का, मतलब स्टेट का राइट क्या हो सकता है, एंड द अमाउंट ऑफ द फ्रीडम टू गिवन टू द इंडिविजुअल स्टेट, और वो अमाउंट ऑफ फ्रीडम जो एक तरह से उस स्टेट को ना दिया जाएगा, इंडिविजुअल स्टेट को दिया जाएगा। ये एक तरह से क्वेश्चंस वाली बात थी। नाउ व्हाइल द नॉर्दर्न स्टेट्स वांटेड टू द यूनाइटेड स्टेट्स टू द रिमेन द वन नेशन, जबकि नॉर्दर्न स्टेट जो था ना वो चाहता था क्या चीज, यूनाइटेड स्टेट को एक तरह से ना वो वन नेशन का दर्जा दे। एंड द सदर्न स्टेट वांटेड द इंडिविजुअल स्टेट टू बी द गिवन टू बी द पावर टू बी द डिसाइडेड वेदर दे वांटेड टू रिमेन विद और द यूनियन और द सीडेड फ्रॉम द यूनियन। अब कहते हैं कि वहां पर में अगर ये तो नॉर्दर्न स्टेट की बात हो गई, लेकिन जो सदर्न वाले थे ना ये लोग ना एक तरह से क्या चाहते थे कि इंडिविजुअल स्टेट हो, उसको ना एक तरह से पावर दिया जाए, वो डिसाइड करे कि वो लोग क्या चाहते हैं, रिमेन विद द यूनाइटेड यूनियन और द सीडेड टू द फ्रॉम द यूनियन, मतलब क्या वो अगर चाहते हैं तो उनके साथ में रहना चाहते हैं तो रहे या फिर उससे अलग हो जाए। एंड दिस वाज द अपोज बाय द नॉर्थ, लेकिन इसके खिलाफ क्या हुआ, तो नॉर्थ जो था वो अपोजिंग किया। अब हम लोग आते हैं अगले पॉइंट में, द लिटरेरी इंपेटस की अगर हम लोग बात करें तो टू द अमेरिकन सिविल वॉर वाज द प्रोवाइडेड बाय द पाथ ब्रेकिंग नॉवेल ऑफ द 1852। कहते हैं कि उस समय में अगर हम लोग बात करते हैं ना किसका, तो लिटरेरी इंपेटस का। इंपेटस का मतलब भी समझना जरूरी है आपको। इसमें द फोर्स और द एनर्जी विथ विच द समथिंग मूव्स, मतलब एक ऐसा फोर्स या एनर्जी जिससे कुछ चीज को आगे बढ़ाया जाता है। मूव का अर्थ क्या है, आगे बढ़ाना। ये जो लिटरेरी इंपेटस था ना अमेरिकन सिविल वॉर का एक तरह से वो प्रोवाइडेड किया जाता था। किसको प्रोवाइड किया जाता था, तो बाय द ये पाथ ब्रेकिंग नॉवेल ऑफ 1852 में बना था। ये नॉवेल कौन सा था, अंकल टॉम्स कैबिन। कौन सा था ये, अंकल टॉम्स कैबिन, जिसको लिखा गया था हैरियट बीशर स्टोव के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया था ये, हैरियट
बीचर ऑफ ये स्टोर के द्वारा लिखा गया था। नो, सो दिस नॉवेल हेल्प टू क्रिएट द पब्लिक ओपिनियन अगेंस्ट द सेलिब्रिटी। अब इस खास करके नॉवेल से ना हेल्प मिला, किस चीज को हेल्प मिला, तो किस तरह से पब्लिक ओपिनियन जो था ना अगेंस्ट सेलिब्रिटी, उसको कैसे एक तरह से ना लाया जाए, उसको किस तरह से क्रिएट किया जाए, तो इस चीज के लिए जो था ना एक तरह से उनको ये पॉइंट मिला। अब हम लोग आते हैं अगले पॉइंट में। अब नेक्स्ट पॉइंट जो हमारे पास में है, और ये आपका कॉजेस का लास्ट पॉइंट है, जिसमें दिया गया क्या चीज कि द गल्फ बिटवीन द नॉर्दर्न एंड द सॉदर्न स्टेट वाइडेंड विद द टाइम। कहते हैं कि जो उस समय में गल्फ था, गल्फ का अर्थ क्या होता है, ये चीज भी जान लीजिए हम लोग। अ वाइड डिफरेंस इन ओपिनियन और द सर्कमस्टेंसेस, एक तरह से बहुत ज्यादा सा वाइड डिफरेंसेस होना हर एक के ओपिनियन में। तो नॉर्थ वाले के भी और साउथ वाले के भी बीच में जो था ना एक तरह से इस तरह से ये ओपिनियन था, इस तरह से ये गल्फ जो थी वो बढ़ते जाते, बहुत ही वाइडेन होते चला जा रहा था। नाउ व्हेन द सॉदर्न स्टेट वाइडेन विद द टाइम, तो ये तो हो गया। व्हेन अब्राहम लिंकन who was the known for his anti-slavery views, कहते हैं कि उस समय में अब्राहम लिंकन का नाम था, ये अब्राहम लिंकन को ना एक तरह से एंटी स्लैवरी व्यूज के नाम से भी जाना जाता था। ये ना स्लैवरी के खिलाफ थे, जो भी सारी बातें चल रही थी, दास प्रथा जिसको हम लोग कह सकते हैं ना, उसके ये उस समय में ना खिलाफ थे। तो when the Abraham Lincoln who was known for him as a slavery views was decided, ये डिसाइड किया गया या इलेक्टेड किया गया टू द प्रेसिडेंट इन 1861। इनको वहां का जो था ना वो प्रेसिडेंट जो था ना वो इलेक्ट किया गया। कब इलेक्ट किया गया, तो 1861 में इनको वहां का प्रेसिडेंट जो था वो इलेक्ट किया गया। नो 11 सॉदर्न स्टेट, कम से कम उसमें कहा गया कि लगभग 11 जो सॉदर्न स्टेट थे ना वो क्या किए, तो एक तरह से ना सीडेड किए फ्रॉम द यूनियन, मतलब फ्रॉम द यूनियन वो लोग सीडेड हो गए। अब जिस 11 सीडेड नेशन की हम लोग बात करते हैं, वहां पर में स्टेट की बात करते हैं, उसमें से आपका था सबसे पहले अगर हम लोग आते हैं यहाँ पे तो साउथ कैरोलिना, फिर इसके बाद में आता है मिसिसिपी, फिर आता है आपका फ्लोरिडा, फिर आता है एल्बामा, फिर आता है आपका जॉर्जिया, फिर आता है आपका लुइसियाना, फिर आता है टेक्सास, फिर आता है आपका वर्जीनिया, फिर आता है अरकानसास, फिर आता है आपका टेनेसी एंड नॉर्थ कैरोलिना। ये 11 उस समय में खास करके सॉदर्न जो स्टेट थे ना वो सीडेड हो चुके थे, कहां से, तो यूनियन से, फ्रॉम द यूनियन से। अब हम लोग आते हैं इसी में कि दे एस्टैब्लिश अ न्यू नेशन, इन लोगों ने क्या किया, एक तरह से नया सा नेशन को एस्टैब्लिश किया एंड कॉल इट, और उसका नाम रखा गया क्या चीज, कॉन्फेडरेट स्टेट्स ऑफ अमेरिका। उसका नाम क्या रखा गया, कॉन्फेडरेट स्टेट ऑफ अमेरिका। अब इसके बाद में जेफरसन डेविस, ये जो जेफरसन डेविस थे ना इनको वहां का एक तरह से प्रेसिडेंट चूज किया गया। तो ये टोटल के टोटल आपके 11 स्टेट हो गए। इसके बाद में उन्होंने एक जो नया सा स्टेट बनाया जिसका नाम रखा गया कॉन्फेडरेट स्टेट ऑफ अमेरिका, और जिसका जो वहां पे प्रेसिडेंट थे उसको जेफरसन डेविस बोल करके इनको वहां पर में चूज किया गया।